नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज भारत के उस प्रधानमंत्री के बारे में जिस प्रधानमंत्री ने देश की इकॉनमी को बचाया था, देश को दुनिया में बर्बाद होने से बचाया था। बात करेंगे हम स्वर्गीय मनमोहन सिंह के बारे में। स्वर्गीय मनमोहन सिंह हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी अब मृत्यु हो चुकी है, अब वो हमारे बीच नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कई चीज़ें हम आपसे चर्चा करेंगे जिनसे आपको उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होंगी। वैसे प्रधानमंत्री के बारे में हमने पहले भी कई बार चर्चाएं की हैं, और जिससे कि जैसे प्रधानमंत्री की सीरीज हो, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें हमने इसकी चर्चा कर ली है। तो जो मनमोहन सिंह थे, इनके बारे में पहले हम ये चर्चा करेंगे कि ये कैसे राजनीति में आए। देश के 14वें प्रधानमंत्री और लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। वो 92 साल के थे। 26 दिसंबर को अचानक इनकी तबीयत बिगड़ती है और दिल्ली के एम्स के इमरजेंसी वार्ड में इन्हें भर्ती कराया जाता है। इसके बाद डॉक्टरों द्वारा इनके निधन की पुष्टि कर दी जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत, जो आज का वर्तमान पाकिस्तान है, कि पंजाब के गाह गांव में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरमुख सिंह था। देश के विभाजन के बाद मनमोहन सिंह का परिवार भारत चला आया था। मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी में से 1952 में इकोनॉमिक्स में बैचलर और 1954 में मास्टर्स डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद मनमोहन सिंह ने 1966-1969 के दौरान यूनाइटेड नेशंस के लिए काम किया। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ऑफर मिलने के बाद वो देश आकर प्रोफेसर बन गए। मनमोहन सिंह का ब्यूरोक्रेटिक कैरियर उस वक्त शुरू हुआ जब ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री में बतौर एडवाइजर नौकरी दे दी। उस दौर में मनमोहन सिंह खुलेआम कहा करते थे कि विदेशी व्यापार के मुद्दों पर भारत में उनसे ज़्यादा जानने वाला कोई नहीं है। एक बार उनके मंत्री ललित नारायण सिंह से उनकी असहमति हो गई। मनमोहन सिंह ने कहा कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की अपनी नौकरी पर वापस चले जाएंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव पीएन हक्सर को इसकी भनक लग गई। उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद ऑफर कर दिया। इस तरह मंत्री से लड़ाई उनके लिए प्रमोशन लेकर आई थी। मनमोहन सिंह ने 1970 और 1980 के दशक में भारत सरकार के अहम पदों पर आसीन रहे। 1972 से 1976 तक, मतलब 1972 से 76 तक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। 1982 से 85 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर और 1985 से 1987 तक प्लानिंग कमीशन के मुखिया रहे। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल का किस्सा है जब 1985 से 1990 की पंचवर्षीय योजना के लिए एक मीटिंग रखी गई थी। उस वक्त योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे मनमोहन सिंह जी ने एक प्रेजेंटेशन दिया। उनका फोकस गांव में गरीब किसान, गरीब लोग इत्यादि लोगों पर उनका फोकस था, जो गांव सबसे निचली पायदान पर थे। जबकि राजीव गांधी का विजन शहरों के डेवलपमेंट का था। वो बड़े बड़े हाईवे, मॉल, अस्पताल चाहते थे। प्रेजेंटेशन के बाद राजीव गांधी भड़क गए। उन्होंने सबके सामने मनमोहन को डांट लगाई। अगले ही दिन पत्रकारों ने जब राजीव से योजना आयोग के बारे में पूछा तो राजीव ने कहा कि वो जोकरों का समूह है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव सीजी सोमैया उस वक्त समय योजना आयोग के सदस्य थे। उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी। अपनी बायोग्राफी द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन में लिखते हैं, मैं मनमोहन के साथ ही बैठा था। अपमान के बाद उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया था। मैंने कहा कि आप जल्दबाजी में इस्तीफा देंगे तो देश का नुकसान होगा। अपना जो अपमान हुआ है उसका घूंट पीकर भी मनमोहन पद पर बने रहे। करीब 2 दशक बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री के नाम की तलाश थी तो उन्होंने उन्हीं मनमोहन सिंह को चुना। 2004 में अटल बिहारी सरकार साइनिंग इंडिया के नारे के साथ चुनाव में उतरी। 13 मई 2004 को नतीजे आए तो वोटर्स ने उन्हें नकार दिया। सत्ता की चाबी कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए के हाथों में चली गई। सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट थी। माना जा रहा था कि वही प्रधानमंत्री होंगे। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता सुषमा स्वराज ने ऐलान किया था कि सोनिया प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो मुंडन तक करवा लेंगे और सांसद
पद से इस्तीफा देंगे। इन सबके बीच 15 मई को सोनिया को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर तस्वीर साफ नहीं हो रही थी। देश में प्रधानमंत्री कौन होगा, इस अनिश्चितता को लेकर शेयर बाजार में 17 मई 2004 को 4,282 पॉइंट की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। विपक्ष लगातार इस बात को उछाल रहा था कि 100 करोड़ की आबादी वाले देश में एक विदेशी महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखते हैं कि उस समय गांधी परिवार सपोपेश में था। राहुल ने अपनी मां से कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल अपनी मां को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दोनों मां बेटे के बीच ऊंची आवाज में बातें हो रही थी। राहुल को डर था कि अगर मां प्रधानमंत्री बनी तो उन्हें भी दादी और पिता की तरह मार दिया जाएगा। नटवरलाल की उसी पुस्तक में लिखा था कि राहुल बेहद गुस्से में थे। उस वक्त मैं, मनमोहन सिंह और प्रियंका वहीं थे। बात तब बढ़ गई जब राहुल ने कहा कि माँ, मैं आपको 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, आप तय कर लीजिए क्या करना है। आंसुओं से भरी माँ यानी कि सोनिया गांधी के लिए यह असंभव था कि राहुल की बात को वो दरकिनार कर दें। उथल पुथल के बीच 18 मई 2004 की सुबह सोनिया गांधी सुबह जल्दी उठी। राहुल और प्रियंका के साथ चुपचाप घर से बाहर निकल गई। सोनिया की कार राजीव गांधी की समाधि पहुंची। तीनों थोड़ी देर तक समाधि के सामने बैठे रहे। उसी शाम 7 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका की तरफ देखकर कहा, मेरा लक्ष्य कभी भी प्रधानमंत्री बनना नहीं रहा। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कभी उस स्थिति में आई तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनूंगी। आज वह आवाज़ कहती है कि मैं पूरी विनम्रता के साथ सात पद स्वीकार न करूं। सोनिया गांधी के पीएम न बनने का फैसला सुनते ही सांसदों में हलचल मच जाती है। मणिशंकर अय्यर ने लगभग चीखते हुए कहा कि लोगों की अंतरात्मा की आवाज़ कहती है कि आपको ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 2 घंटे तक चुने हुए सांसदों ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए मान मनोबल की, लेकिन सब पानी में गया। यूपी के एक सांसद ने कहा, मैडम, आपने वो मिसाल कायम की है जैसा अपने महात्मा गांधी जी ने की हो। आज़ादी के बाद जब देश में पहली बार सरकार बनी तो गांधी जी ने भी सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था। तब गांधी जी के पास नेहरू थे, अब कोई नेहरू कहाँ है। ये सांसद नहीं जानते थे कि सोनिया के पास भले ही नेहरू न हो, लेकिन एक तुरुक का इक्का जरूर था जिसका जिक्र सोनिया ने अभी तक नहीं किया था। इस पूरे घटनाक्रम में के दौरान मनमोहन सिंह हमेशा सोनिया गांधी के आसपास थे। आखिरकार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह का नाम ऐलान कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने संस्मरणों की किताब टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंजेज में लिखा कि यूपीए की जीत के बाद राष्ट्रपति भवन ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने से संबंधित चिट्ठी भी तैयार कर ली थी। लेकिन जब सोनिया गांधी उनसे मिली और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे किया तो वह चकित रह गए थे। बाद में दोबारा चिट्ठी तैयार करनी पड़ी थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम के ऑफिस में इनके नारायणन जैसे सीनियर अफसरों को नियुक्त किया गया जिनकी वफादारी मनमोहन से ज़्यादा सोनिया गांधी के प्रति थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू। आपने उनकी किताब देखी होगी, एक मूवी भी बनी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह ने खुद उनसे स्वीकार किया था कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास सत्ता का केंद्र है और उनकी सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है। संजय बारू कहते हैं कि सोनिया का प्रधानमंत्री न बनना एक राजनीतिक स्ट्रेटजी थी। उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री जरूर बनाया था, लेकिन उन्हें वास्तविक सत्ता नहीं सौंपी गई थी। यूपीए 1 के सामाजिक विकास कार्यों का श्रेय लेने के लिए सोनिया के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और प्रधानमंत्री कार्यालय में होड़ लगा करती थी। मनमोहन सिंह के तमाम फैसलों में सोनिया गांधी का हस्तक्षेप होता था। संजय बारू लिखते हैं कि 2009 में सत्ता में वापस आने के बाद उन्होंने मनमोहन सिंह से पूछे बिना प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री का पद ऑफर कर दिया था, जबकि वो सीवी रंगराजन को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। इसी तरह ए राजा और टीआर बालू जैसे नेताओं को मनमोहन सिंह की मर्जी के खिलाफ मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, जिन पर बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उस भ्रष्टाचार की आंच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी गई। मनमोहन और सोनिया के बीच एक मध्यम ही सही लेकिन रस्साकसी चल रही थी। मसलन मनमोहन सिंह मॉन्टेक सिंह अहलुवालिया को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने मॉन्टेक का नाम सोनिया गांधी के पास भेजा। सोनिया के ऑफिस से मॉन्टेक का नाम खारिज हो गया। सोनिया ने अहलुवालिया की जगह पी चिदम्बरम को चुना। मनमोहन सिंह की तरह मॉन्टेक को लाना चाहते थे, किसी तरह उनको लाना चाहते थे, लेकिन ये योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाने का उन्हें प्लान किया गया क्योंकि वो जिस पद पर लाना चाहते थे उस पद पर नहीं आ पाए। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में लिखती हैं कि मॉन्टेक को लाने में वरिष्ठ वामपंथी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने उनकी मदद की थी। पद संभालने से पहले मॉन्टेक सिंह अहलुवालिया सीधे मनमोहन सिंह के पास गए। उन्होंने पूछा कि उन्हें सबसे पहले किससे मिलना चाहिए, तो मनमोहन ने कहा कि आओ सबसे पहले 80 साल के कामरेड सुरजीत से मिलो। उस समय कांग्रेस के कई नेता मनमोहन, सुरजीत और मॉन्टेक सिंह
तीनों सरदारों की साठगांठ का मजाक बनाते थे। 26 सितंबर 2007 की बात है। राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव बनाए गए। वो कांग्रेस महासचिवों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मनमोहन को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। राहुल ने प्रधानमंत्री को 500 गांवों में मनरेगा का दायरा बढ़ाने के लिए ज्ञापन भी दिया। अगले दिन मीडिया ने छापा कि राहुल ने प्रधानमंत्री को मनरेगा बढ़ाने के लिए कहा है। संजय बारू अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने मजाक में अपने करीबी पत्रकार को एसएमएस किया कि यह घोषणा प्रधानमंत्री की तरफ से जन्मदिन का तोहफा है। यह संदेश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा तो मामला बिगड़ गया। संजय बारू लिखते हैं कि मनमोहन ने मुझसे पूछा, आपने वो मैसेज क्यों भेजा? मैंने कहा, सर मनरेगा को बढ़ाने का श्रेय आपको जाता है। मनमोहन ने गुस्से में कहा, मैं कोई श्रेय लेना चाहता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, मुझे किसी तरह का कोई मीडिया प्रोजेक्शन नहीं चाहिए। 2006 की बात है। मनमोहन सिंह ने वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मुलाकात की। दोनों ने न्यूक्लियर डील पर दस्तखत किए। इसे इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट कहा गया। इस डील के जरिए परमाणु व्यापार को लेकर भारत का 30 साल का वनवास समाप्त हो जाता है। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने तमाम आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए थे। लेफ्ट पार्टियों का कहना था कि समझौते से देश की स्वतंत्र विदेशी नीति पर असर पड़ेगा। वामपंथी पार्टियों ने के मुताबिक ये अमेरिका की तरफ से फेंका गया एक जाल है। उस समय लेफ्ट के पास तकरीबन 60 सांसद थे, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। वामपंथियों की ओर से सरकार को डराने का काम सीपीआई नेता एबी वर्धन कर रहे थे। एक बार पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सरकार कब तक सेफ है? उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे तक तो सेफ है, इसके आगे का मैं नहीं जानता। सोनिया गांधी ने भी शुरुआत में इसका समर्थन किया। जब वामपंथियों ने समर्थन लेने की बात कही तो वो भी डील वापस लेने की बात करने लगे। अब सरकार को सदन में विश्वास मत से गुजरना पड़ा। मनमोहन ने अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का भीष्म बताते हुए अंतरात्मा की आवाज़ पर समर्थन मांगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुस्कुरा दिया। हालांकि मनमोहन सिंह की सरकार ने सपा नेता अमर सिंह की मदद से 19 वोटों से यह विश्वास मत जीत लिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राजनीतिक सफर पर लिखी किताब प्रॉमिस्ड लैंड में नवंबर 2010 की भारत यात्रा के बारे में करीब 1400 शब्दों में लिखा है। उस वक्त मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ओबामा के द्वारा लिखा गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव देश की प्रगति की दिशा में हुआ एक प्रयास था। लेकिन सच यह है कि वो अपनी लोकप्रियता की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बने, बल्कि उनको सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनाया। ओबामा लिखते हैं कि मनमोहन सिंह एक बुजुर्ग सिख नेता थे जिनका कोई राष्ट्रीय राजनीतिक आधार नहीं था। ऐसे में नेता को सोनिया गांधी को अपना 40 वर्षीय बेटे राहुल के लिए कोई सियासी खतरा नहीं दिखा, क्योंकि तब वो उन्हें बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहे थे। ओबामा लिखते हैं कि नवंबर की उस रात मनमोहन सिंह का घर छोड़ते हुए सोच रहा था कि 78 साल के प्रधानमंत्री जब अपनी जिम्मेदारी से अलग होंगे तो क्या होगा। क्या मसाल कामयाबी के साथ राहुल गांधी तक पहुंच जाएगी? उनकी मां ने जो नियति तय की है वो क्या पूरा होगी? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कुछ ऐतिहासिक कार्यों की चर्चा कर लेते हैं, जिनमें एक था जून 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण, जून 2005 में सूचना का अधिकार, सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना, मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील, जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड और अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार। यानी कि शिक्षा का अधिकार, पहचान के लिए आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें मनमोहन सिंह की है। आपको थोड़ा कुछ घटनाक्रम आपको बताते हैं। 10 जून 2004 में नई संसद के ओपनिंग सेशन का आखिरी दिन था। लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बोलने के लिए इनवाइट किया, लेकिन विपक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। इससे डॉक्टर सिंह परेशान हो गए। उन्हें बेहद गुस्सा आया। उन्हें दुख हुआ कि विपक्षी दल बीजेपी नए प्रधानमंत्री को सदन में बोलने नहीं दे रही है। बाद में बीजेपी न चाहते हुए भी प्रधानमंत्री के भाषण के लिए तैयार हो गई। जैसा कि आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस बोलने नहीं देती है, एक समय था जब बीजेपी कांग्रेस के प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देती थी। तो दोनों का पत्ता अपना बराबर है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता चला है कि दोनों पक्षों के राजनीतिक दलों के बीच इस बात पर सहमति है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सीधे मतदान के लिए रखा जाए और सर्वसम्मति से पारित किया जाए। मैं इस अवसर पर लोकसभा के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर संजय बारू अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं कि इस घटना के बाद मनमोहन सिंह उदास मन से घर लौटे। इसके बाद तय किया कि प्रधानमंत्री जो बयान सदन में देना चाहते थे वो बयान टीवी के माध्यम से देश के नाम दिया जाएगा। मुझे और मणि दीक्षित को प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन को रीड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी दी गई। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद मैंने प्रधानमंत्री को सलाह दी कि वे टीवी पर भाषण देने से पहले टेलीप्रॉम्प्टर के सामने भाषण देने की प्रैक्टिस करें। प्रधानमंत्री इसके लिए राजी भी हो गए। 7 रेस कोर्स रोड यानी प्राइम मिनिस्टर आवास में एक टीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया। प्रधानमंत्री हर दिन दोपहर में लंच करने के बाद 1 घंटा कैमरे के सामने भाषण देने की प्रैक्टिस करते थे। दिन का काम पूरा होने के बाद मैं उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाता था और उनकी गलतियों के बारे में बताता था ताकि वे सुधार कर सकें। उनकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी, वे बहुत
महत्वपूर्ण बात कहने के बाद बिना पॉज लिए अपने वाक्य की तरफ बढ़ जाते थे। संजय बारू लिखते हैं कि मनमोहन सिंह का पहले राष्ट्र के नाम टेलीविजन स्पीच की प्रैक्टिस में 3 दिन लगे थे। 24 जून की सुबह उनकी स्पीच रिकॉर्ड की गई और रात में उसे टेलीकास्ट किया। अगली सुबह द हिंदू अखबार में लीड स्टोरी छपी। इसमें प्रधानमंत्री के भाषण की तारीफ की गई। प्रधानमंत्री के भाषण के हिंदी वाले हिस्से को उर्दू में लिखा गया था, क्योंकि पश्चिमी पंजाब यानी अब के पाकिस्तान में जन्मे मनमोहन सिंह ने कभी हिंदी पढ़ना नहीं सीखा था। उनकी मातृभाषा पंजाबी थी, जबकि उर्दू उनकी स्कूल एजुकेशन के लैंग्वेज थे। मनमोहन सिंह को उर्दू अच्छी आती थी। उन्हें उर्दू साहित्य और कविताओं की भी अच्छी समझ थी। वे सदन में भी अक्सर उर्दू कविताओं का इस्तेमाल करते थे। उन्हें सदन में एक बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के लिए कहा था, ये जब्र भी देखा है, तारीख की नज़रों ने लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। मनमोहन सिंह की स्वतंत्रता दिवस की स्पीच हमेशा उर्दू में लिखी जाती थी। संजय बारू लिखते हैं कि मनमोहन सिंह पब्लिक स्पीच के लिए खुद को तैयार करते थे। उनके साथ यह कभी नेचुरली नहीं आया। कैमरा के सामने आने पर वो मुस्कुराना शुरू कर देते थे, लेकिन ऐसा करना भी मनमोहन सिंह के लिए आसान नहीं था। मुझे अक्सर उनके कान में जाकर कहना पड़ता था, स्माइल। एसपीजी के जवान उनसे सट कर खड़े होते थे। कई बार ऐसा करते हुए मुझे डर लगता था। जब भी प्रधानमंत्री को किसी आतंकवादी हमले की निंदा के लिए टीवी पर आना होता तो मैं उनसे आग्रह करता था कि वे पहले से तैयार स्क्रिप्ट न पढ़े, बल्कि कैमरे के सामने आकर बोलें। समय के साथ उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर देखना बोलना तो सीख लिया, लेकिन वे भी कभी बेहतर पब्लिक स्पीकर नहीं बन सके, न भीड़ के सामने न टीवी पर। जब भी उनका कोई इंटरव्यू या स्टेटमेंट प्रसारित होता तो मैं उनका कैमरा एंगल डिसाइड करता था। अगर प्रधानमंत्री बोलने में कोई मिस्टेक करते थे तो मैं फिर से रिकॉर्डिंग के लिए कहता था। मैं यह तय करता था कि अपलोड वर्जन से ही प्रसारित हो सके। संजय बारू लिखते हैं कि मनमोहन सिंह को यूएस कांग्रेस में भाषण देना था। मुझे पता था कि प्रधानमंत्री को दिक्कत कहाँ थी, इसलिए मैंने उन शब्दों को अंडरलाइन करते जा रहा था जो अहम होते थे, जिन शब्दों पर ऑडियंस वाह वाह करती, ताकि प्रधानमंत्री समझ सके कि कहाँ पर उन्हें पॉज लेना है। हालांकि वे शायद ही ऐसा करने में कामयाब रहे हैं। जुलाई 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बैंकॉक में मीडिया से पहला इंटरेक्शन था। मैं उनके कमरे में गया और कहा कि क्या मीडिया को फेस करने के लिए पहले से तैयारी की ज़रूरत है। उन्होंने जवाब दिया, क्या शेर कभी अपने दांत साफ करता है। तो सारी चीज़ें थी, बड़ी मज़ेदार चीज़ें थी हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में। संजय बारू अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में ये भी लिखते हैं कि 15 अगस्त 2004 की बात है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लाल किले की प्राचीर से संबोधन देना था। प्रधानमंत्री के एसपीजी ने मुझसे कहा कि मैं भाषण से एक दिन पहले ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम में भाग लूं। मैं लाल किला पहुंचा। लाल किले की प्राचीर के चारों तरफ घूमते हुए मैंने अचानक सीटिंग अरेंजमेंट पर नजर दौड़ाई। पहली लाइन में पहली सीट मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशन कौर की थी। उसके बाद वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी थी। मैं हैरान था कि पहली पंक्ति में सोनिया गांधी की कुर्सी नहीं थी। संजय बारू लिखते हैं कि मैंने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से पूछा कि सोनिया को कहाँ बैठाया जाएगा, तो उन्होंने चौथी या पांचवीं पंक्ति की तरफ इशारा किया, जहां उनकी बगल में नजमा हेपतुल्लाह को बैठाया जाना था। मैं यह सुनकर अवाक रह गया। मुझे ध्यान आया कि सोनिया गांधी राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रमों में अक्सर सामने बैठती हैं। अगर सोनिया गांधी की पहली पंक्ति में जगह नहीं तो मनमोहन सिंह को व्यक्तिगत तौर पर बहुत शर्मिंदगी होगी और सोनिया गांधी भी अपमानित महसूस करेंगी। इसके बाद मैंने पीएमओ के एक अधिकारी को फ़ोन किया और समय रहते सोनिया की चेयर बदलवाई। मनमोहन सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था, जो हमने आपको बताया। बंटवारे के बाद मनमोहन सिंह का परिवार यहाँ आया हुआ था। मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशन कौर ने मशहूर अर्थशास्त्री ईसर अहलूवालिया को बताया था कि मनमोहन सिंह जब दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो 10वें सिख गुरु का अपना पसंदीदा शब्द गुनगुनाया करते थे। मशहूर अर्थशास्त्री मोंटेक अहलूवाला की आत्मकथा बैकस्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज ग्रोथ ईयर्स में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह के लिए धर्म निहायत ही निजी विषय भले ही हो, लेकिन उनके शरीफ व्यक्तित्व के पीछे एक सिख सख्त मौजूद है जो अपनी सारी ताकत कुर्बानी से लेता है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें मनमोहन सिंह के बारे में, कभी कहानियाँ ख़त्म ही नहीं होंगी। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको फैक्ट के रूप में जानना चाहिए, और ऐसी चीज़ें हमने बताया। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, आप अपने से सर्च करके या विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से या उनके बारे में जो किताबें छपी हैं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी पढ़ सकते हैं, या वही मूवी आप देख सकते हैं, तो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं कि क्यों उन्हें रिमोट कंट्रोल कहा जाता था। जय नमस्कार, भारत माता की जय। एक बार फिर से कहते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की आत्मा को शांति प्राप्त हो।